Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the voting process के पर्सपेक्टिव से है। अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके द्वारा वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो एलिगेशंस को लगाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखें कि कंटिन्यूस अपना जो वॉइस है वो उनके द्वारा रेज किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर उनके द्वारा कहा गया कि जो भी आपके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं तो उसको आप एफिडेविट के अंदर में सबमिट कीजिए या आप अपोलोजाइज है वो कीजिए जो भी आपने एलिगेशन लगाए हैं उसके रिगार्डिंग में। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है बोथ न्यूज़ के अंदर में आप देखिए कि कंटिन्यूस हम रीड कर चुके हैं वोटिंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से कि वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में एक इलेक्टोरल रोल का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। इलेक्टोरल रोल है जिसको कि आर्टिकल 326 के अंदर जो मेंशन है वो किया गया है। 326 के जो इलेक्टोरल रोल के अंदर में ओरिजिनल जो वोटिंग का जो डेट हुआ करता था वो 21 मिनिमम एज कंप्लीट किया हो, इंडियन सिटीजन हो, उनका वोटिंग को जो राइट है वो उनको मिलेगा। वोटिंग का जो आपका राइट है कि जो राइट टू वोट है वो कौन सा राइट है, क्या आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या आप देखिए कि स्टैट्यूटरी राइट है। तो स्टूडेंट्स समय समय पे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केस के अंदर में इस राइट को ऑब्जर्व करता है डिफरेंट वे के थ्रू। 2006 के समय जो कुलदीप नैयर केस है, कुलदीप नैयर केस के बाद में रिसेंटली जो अनूप बरनवाल केस है उसके अंदर में इसको एज ए स्टैट्यूटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लोकेशन के बारे में भी मेंशन है कि जो अपोजिशन के जो लीडर हैं बिहार के अंदर में जो सासाराम नाम की जगह है, कहाँ का जगह है, सासाराम है। सासाराम के वहाँ पे उनके द्वारा अपना जो यात्रा है, जो रैली है उसको निकाला गया है। तो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से ये न्यूज़, ये जो प्लेस है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री को जब आप रीड करते हो स्पेशली मुग़ल एरा के समय में, तो उस दौरान में एक रूलर हुआ करते थे शेरशाह सूरी। ये बेसिकली अफगान रूलर होते थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो रूल है वो आपको सासाराम के वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बिहार का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सासाराम है, रोहतास है, कैमूर का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। और कैमूर के अंदर में तो आप देखिए कि वहाँ पे डिमांड भी किया जाता है कि कैमूर एरिया के अंदर में जो रिजर्व है उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो उसको टाइगर रिजर्व के रूप से डिक्लेयर है वो करे। अब शेरशाह सूरी रूल किया करते थे, तो किस किस समय में वहाँ पे शेरशाह सूरी हैं वो हुआ करते थे। 1540 से लेकर 45 का वो समय है। उनका जो टॉम है वो भी सासाराम के अंदर में सिचुएटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अफगान रूलर हुआ करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ समय के लिए जो सूर डायनेस्टी है वो पावर के अंदर में आती है, जब हुमायूं का जो टाइम है वो लिटिल बिट बैड फेज के अंदर में होता है उनके रूल के दौरान में। फिर आप देखिए कि सासाराम के पास में ही वो जगह है, चौसा का जो बैटल है वो लड़ाई होती है शेरशाह सूरी एंड हुमायूं का वहाँ पे। और चौसा के वहाँ से एक रिवर पास किया करती है। रिवर को, जो रिवर के अंदर में आप देखिए कि रिवर से ही उस युद्ध से भागते हैं जब उनका डिफीट होता है हुमायूं का उस चौसा के बैटल के अंदर में। कब हुआ था वो बैटल? 1539 के समय में। शेरशाह सूरी को एक ग्रांड ट्रंक रोड की रिगार्डिंग में भी जाना करते हैं कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है कंट्री का, उसको ये बेसिकली कनेक्ट किया करती थी। वैसे रोड का जो एग्जिस्टेंस है वो अशोका के एरा के समय भी हुआ करता था। उसी रोड को जो कंस्ट्रक्ट किया गया जो प्रेजेंट समय में जीटी रोड के रूप से एग्जिस्ट किया करता है हमारा जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर डिस्कस करें तो जीएसटी रिफॉर्म के बारे में है। 15 अगस्त के समय नेशन को एड्रेस करते हुए पीएम सर के द्वारा कहा गया था कि जीएसटी को रिफॉर्म करने का ज़रूरत है, स्पेशली जो सेंट्रल जीएसटी का यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें स्लैब हैं उनको चेंज किया जाए। अभी पिछले कुछ समय से न्यूज़ के अंदर ये भी मेंशन था कि ओनली 2 स्लैब हैं उन्हीं को यहाँ पे मेंटेन करना है और मैक्सिमम स्लैब्स को एक दूसरे के अंदर जो सबस्यूम है वो कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, जीएसटी रिफॉर्म जो होगा वो पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास है, उनको यहाँ पे बेनिफिट है वो रिसीव होगा, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया। पीएम सर के द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के इनोग्रेशन के दौरान में ये जो डिस्कशन है वो किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे हमारे जो कैपिटल एरिया है वहाँ पे आप देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में।
अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में एक अर्लियर फेज में जो हमारे ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में स्पेशली जो ट्रक्स हुआ करते हैं उनको अलाउ किया करते थे मिडनाइट के समय में, उनको मिडनाइट के समय उनका जो एंट्री है वो अलाउ हुआ करता था। और आप देखिए कि उसको ऑब्जर्व ये किया गया था कि उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एमिशन का जो प्रोसेस है, जो एयर का जो क्वालिटी है उसको ये डिक्लाइन करता है, क्योंकि वो जो ट्रक्स का जो ऑपरेशन प्रोसेस है वो डीजल के ऊपर में होता है, मोर एमिशन उनके द्वारा रिलीज है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसी सिचुएशन को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल जो यहाँ पे आप देखिए कि जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया कि उनको अगर पास करना है, अदर एरिया के लिए जाना है, तो ये जो पेरीफेरी के अंदर में जो रोड्स जो हाईवेज कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनके थ्रू ये जो ट्रक्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं वो जा सकते हैं, उनको दिल्ली के अंदर में एंट्री है वो नहीं करना होगा। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनोग्रेट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो एनडीए नाम का जो पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है उनके द्वारा अपने जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे चूज किया गया। सीपी राधाकृष्णन हैं जो कि गवर्नर हैं प्रेजेंट समय में महाराष्ट्र के। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी ये होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है हमारे कंट्री के अंदर में किस अदर नेशन से हम इंस्पायर होते हुए जहां से हमने इस पोस्ट को कैरी आउट किया है। तो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहां पे जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हुआ करता है उसी के सिमिलर मॉडल के अंदर में हमने भी इस पोस्ट को यहाँ पे अडोप्ट है वो किया। यूएस के अंदर में भी जो आप देखिए कि जो अपर हाउस होता है उसका जो प्रेसिडिंग है उसको हेड किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। यूएस के अंदर में अपर हाउस का नाम क्या है, सीनेट वहाँ पे नाम है। और सीनेट के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि जो यूएस के अंदर में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट के अंदर में हर एक स्टेट से 2 पर्सन है वो वहाँ पे सीनेट के अंदर में जाया करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे अपर हाउस के अंदर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? हमारे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। कुछ कुछ आप देखिए कि कुछ स्टेट्स का यहाँ पे मोर नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा के अंदर में। तो राज्यसभा का जो प्रोसीडिंग है, राज्यसभा का जो हाउस का जो वर्किंग है उसको हेड किया जाता है, उसके प्रेसाइडिंग पर्सन है वो हुआ करते हैं, चेयरमैन उसके हुआ करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। या वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के रिगार्डिंग में कोई वैकेंसी अगर क्रिएट हो, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि यूएस के अंदर में जब यहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो उस पोस्ट को सर्व करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट अगर रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो मोर है तो उसको आप देखिए कि रिमेनिंग टाइम पीरियड को वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ही सर्व किया जाएगा। हमारे कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग रूप से प्रेसिडेंट बनते हैं, रिमेनिंग टाइम पीरियड उनको नहीं अलोकेट हुआ करता है कि कम्प्लीटली जो अगर प्रेसिडेंट का वैकेंसी क्रिएट हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, डेथ है, रेजिग्नेशन है या और कोई रीजन से, तो उसको उनके द्वारा जो फिल है वो कर दिया जाए। एक समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि किस कंट्री से हमने लिया, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर को वर्क है वो किया करता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विप को इशू नहीं कर सकती हैं, कि उनका कोई मैंडेट नहीं होता है कि आप इसी पर्सन को वोट दोगे, आपके अगर वोट नहीं दिए तो आपके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई होगा। अगर पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हुआ है तो पोस्ट को भी आप देखिए कि फिल करने के रिगार्डिंग में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो नहीं है, जैसा कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के रिगार्डिंग में है कि विद इन द आपको 6 मंथ के अंदर में पोस्ट है उसको फिल करना होगा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके अंदर में सभी जो एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, और इवन द आप देखिए कि इलेक्टेड एमपी के अलावा यहाँ पे नॉमिनेटेड एमपीज हैं उनको भी पावर है वोटिंग का। यहाँ पे सभी एमपीज का जो वोट का वैल्यू है वो 1 है, किसी भी तरीके से किसी हाउस के एमपी को मोर वैल्यू है वो नहीं दिया गया है, इक्वल यहाँ पे एमपी के वोट का वैल्यू है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनको नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट करने होते हैं, इलेक्शन को जो कम्प्लीटली हेड किया करते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, इनकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके कौन है स्टूडेंट? सेक्रेटरी जनरल हैं, वो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से वर्क किया करते हैं।
अल्टरनेटिव बेसिस पे कभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, कभी लोकसभा के, तो अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर ये उनका वर्क है वो होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम रीड करें तो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो लाइन एलओसी जो है, जो पाकिस्तान के साथ में सिचुएटेड है, तो वहाँ से कुछ लोग हैं वो आए हैं, कुछ लोग क्रॉस करके आए हैं। उनको सिटीजनशिप के बारे में ही मेंशन किया गया कि प्रेजेंट समय में जो गुजरात स्टेट है वो वहाँ पे रहा करते हैं। उनका आप देखिए कि हैबिटाट्स को, जो उनका सेटलमेंट्स है उसको बताया गया है कि इस तरीके से एक राउंड शेप के अंदर में जो हट है, जो यहाँ पे हट है, उसको इनके द्वारा बनाया जाता है, जिसको बूंगा के नाम से जानते हैं। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपने ये नेम है वो सुना होगा, नहीं सुना है तो भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको पता ये होना चाहिए कि सिटीजनशिप उनको देने का बात है कि वो लोग वहाँ से वहाँ पे कंटिन्यूस जिस तरीके से आप देखिए कि सोशल कंडीशन है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो वायलेंस है, फोर्सफुली उनको कन्वर्जन करा दिया जाता है। अगर कोई पर्सन कन्वर्जन नहीं करता है तो ब्लास्फेमी के जो केसेज हैं जो देखने के लिए मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर में, तो उन इश्यूज को देखते हुए ये लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन वहाँ पे एक बेसिकली आप देखिए कि काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। क्या इंडिया उनको सिटीजनशिप ग्रांट करता है? तो हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में क्या कहा गया कि आप नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस जो 11 ईयर 12 ईयर का होता था उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, उसको 5 ईयर्स कर दिया गया कि 5 साल तक अगर आप कंट्री के टेरिटरी में रहे हो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आप होने चाहिए। हमारे जो 3 नेशंस हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे कंसर्न क्या रेज होता है? कंसर्न ये रेज होता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री में जो सिटीजनशिप के जो प्रोविज़न हैं, सिटीजनशिप के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर में है, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में उनको मेंशन किया गया है। आपने काफ़ी बार एक निमोनिक को रीड किया होगा, ब्रांड नाम का जो निमोनिक है कि बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है, वो डिसेंट है। ये कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे आप सिटीजनशिप है उसको गेन कर सकते हो। लॉस करने के क्या तरीके हैं? रिनाउंस कर दो आप, आपका सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाए, आपको डिप्राइव है वो वहाँ से कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपका सिटीजनशिप का लॉस होगा। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर है कि पार्लियामेंट यहाँ पे सिटीजनशिप के जो कानून है वो बना सकता है, और वही पार्लियामेंट के द्वारा 2019 के समय बनाया गया। बट इसको काफ़ी बार आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके रिगार्डिंग में अपना वॉइस को रेज करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर में जो सिटीजनशिप गेन करने के जो ग्राउंड्स हैं उसके अंदर में किसी भी तरीके से जो रिलीजन है उसको रिलीजन को नहीं मेंशन किया गया है, कि बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी, जो इंडिया कोई टेरिटरी को एक्वायर करे, नेचुरलाइजेशन आप इंडिया के अंदर में इतने समय तक आप रहते हो, और डिसेंट के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे आपका सिटीजनशिप आप गेन कर सकते हो। रिलीजन एक कोई क्राइटेरिया है वो नहीं है कि आप रिलीजन को कंसिडर करो कि इन रिलीजन्स को हम सिटीजनशिप है वो ग्रांट करेंगे। एक यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे कुछ और भी हमारे जो इंडियन तमिलियंस हैं जो श्रीलंका से माइग्रेट किए थे उनको सिटीजनशिप के लिए भी ऐड किया जाए, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है वो हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017-18 के समय में चकमा एंड हजूम को सिटीजनशिप दिया गया था। चकमा एंड हजूम कौन है? जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट किए थे। चकमा एंड हजूम्स जो हैं, चकमा आप देखिए कि यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, चकमाज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, हजोंग्स जो हैं वो कौन है? हजोंग्स वहाँ पे हिंदूज हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन सिटीजनशिप के बारे में उनको अब दिया जाएगा जो लोग माइग्रेट किए हैं, गुजरात के अंदर में रहा करते हैं, पाकिस्तान के अंदर में जो सिंध का एरिया है वहाँ से इनका माइग्रेशन है वो हुआ था। सोडा कम्युनिटी है, सोडा कम्युनिटी एक राजपूत का सेक्शन होता है, या क्लियरली मुझे नहीं पता है उसके बारे में। सोडा कम्युनिटी यहाँ पे है, तो उनके द्वारा मेंशन किया गया कि उनके जो जिन सेक्शंस के साथ में उनके जो मैरिज के रिलेशन, ब्लड रिलेशंस होते हैं, जडेजाज एंड वो सब, उनका प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मेंशन ये किया गया कि अलास्का के अंदर में मीटिंग हुआ। कहाँ पे मीटिंग हुआ है? अलास्का के अंदर में। किसका मीटिंग हुआ है? रशियन पॉलिटिकल लीडर हैं, रशियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका। अलास्का का लोकेशन कल हमने न्यूज़पेपर में रीड किया था, तो आप ज़रूर से देख लेना इस लोकेशन को।
योकोन रिवर वहाँ से फ्लो करती है। जो कनाडा के साथ में उसको सेपरेट करने वाला जो लॉन्जिट्यूड है वो कौन सा है, 141 डिग्री है या कौन सा है, वो आप देख लेना अपने एटलास के अंदर में। और एक आपको पता ये होना चाहिए जो सीवर्ड पेनिनसुला है और अलूशियन आइलैंड्स हैं उनके बारे में। अलूशियन आइलैंड सदर्न पार्ट में है, अलेक्जेंडर आर्किपिलागो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। तो उन सब लोकेशंस को एक बार ज़रूर से देख लेना। यूकोन रिवर के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए जो ग्लोबल पावर्स हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स जिनके पास में प्रेजेंट्स है, उनके द्वारा डिस्कशन किया गया। क्या कोई आउटकम रहा समिट का? क्या कोई आउटकम रहा? आउटकम नहीं रहा है, बट आप देखिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो डिस्कशन है वो होने लगा है, डिस्कशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। रशियन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा तो ग्लोबल वे के अंदर में पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया कि ग्लोबल पीस का जो प्रोसेस है यहाँ पे यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में ओनली सीज फायर एग्रीमेंट है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ग्लोबल पीस हमें इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। यहाँ पे अब आप देखिए कि चैलेंजेस क्या हैं। एक तो पॉजिटिव आउटकम ये है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, तो आने वाले समय के अंदर में इसके बेनिफिट हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो सकता है। और यूएस और रसिया का जो डिस्ट्रस्ट का यहाँ पे आप देखिए कि जो गैप्स हुआ करते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर में, वो यहाँ पे रिड्यूस हैं, वो हुए हैं। तो यहाँ पे कंसर्न क्या है, रसिया के द्वारा क्लेम किया जाता है कि जिन एरियाज को वो अनेक्स कर चुके हैं वो उनके कंट्रोल के अंदर में होने चाहिए, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के जो एरियाज हैं। यूक्रेन के द्वारा क्या कहा जाता है कि वो पीस का एग्रीमेंट इस वजह से साइन नहीं करेंगे कि अपना किसी लैंड को वो सीड करते हुए, अपनी किसी लैंड एरिया को रसिया को अपने कंट्रोल में देते हुए वो पीस एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसके डिस्कशन के अलावा आप देखिए कि यूक्रेन से रसिया का क्या डिमांड है। रूस का भी कुछ डिमांड होगा यूक्रेन से। डिमांड ये है कि जो यूक्रेन है वो अपना एक न्यूट्रलिटी को कैरी आउट करे। एंटी रशियन जो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, उनका किसी भी तरीके से मेंबरशिप के लिए ना अप्लाई करे। तो न्यूट्रलिटी होना चाहिए। रसिया का जो सिक्योरिटी है उसको किसी तरीके का थ्रेट है वो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रूस का डिमांड है, यूक्रेन का डिमांड है कि वो लैंड को सीड करते हुए यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको नहीं साइन है वो करेंगे। तो बेसिकली आप देखिए कि डिस्कशन था, पॉजिटिव आउटकम रहा कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, आने वाले समय के अंदर जो डिस्ट्रस्ट है, जो गैप्स है, उनको रिड्यूस है वो किया जाएगा इसी डिस्कशन के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है। इथेनॉल ब्लेंडिंग आप देखिए कि क्या है। अर्लियर फेज के अंदर में हमारे नेशन में 2014 के समय 10 ईयर बिफोर आप देखिए कि इथेनॉल का जो प्रेजेंस है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में कितना हुआ करता था। अर्लियर फेज के अंदर में 1.5% ही होने के लिए मिलता था। अभी आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने E20 को चलाया है कि 2025 के समय 20% जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इथेनॉल है उसको मिक्स किया जाएगा, जिससे कि क्या हो सके, एक तो हमारा जो फिजिकल जो आप देखिए कि पॉकेट का ऊपर में जो प्रेशर हुआ करता है कि जो मोर पैसा पेट्रोल को लाने के लिए जो खर्च होता है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। सेकंड आप देखिए कि जो एमिशन यहाँ पे मोर हुआ करता है उसके अंदर भी रिडक्शन में हेल्प मिलेगा, क्योंकि 20% तो उसके अंदर में इथेनॉल का प्रेजेंस है। अब ये तो बेसिकली आप देखिए कि हमने प्रोसेस के बारे में देखा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगा, व्हीकल को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो व्हीकल्स के बारे में फर्स्ट बताया गया कि 2023 से हमारी कंट्री के अंदर में जो व्हीकल्स आए हैं उनके अंदर तो E20 का आप देखिए कि मेंशन हुआ करता है, बट उससे अर्लियर फेज वाले जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर में इथेनॉल के रिगार्डिंग में जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हुआ है। तो अर्लियर व्हीकल्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है यहाँ पे कि जो व्हीकल यूज करने वाले जो लोग हैं वो रजिस्ट करते हैं इसको, इसके जो इथेनॉल है उसके यूज के बारे में। मीन्स ट्रस्ट है वो अभी नहीं डेवलप हुआ है। ट्रस्ट डेवलप होने में आप देखिए कि समय लगता है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर में क्या इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे शुगर केन के बारे में बताया गया है कि शुगर केन जो आप देखिए कि 40 करोड़ लीटर के आसपास कंट्रीब्यूट करता था और 10 ईयर बिफोर इथेनॉल के अंदर में। तो आने वाले समय के अंदर में जो एग्रीकल्चर में जो शुगर केन जो मेन यहाँ पे क्रॉप है, तो शुगर केन के द्वारा आप देखिए कि 670 जो करोड़ लीटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा।
हमारा जो टोटल शुगर केन का जो शुगर का आप देखिए कि यहाँ पे डेट ग्रोइंग एरिया है उसमें 9% है। 9% का जो आउटपुट है वो आपको इथेनॉल सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। और 2034 तक ये जो नंबर्स है 9% से इंक्रीज होते हुए 22% है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो मोर ग्राउंड वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर शुगर केन का मोर प्रोडक्शन होता है, मोर उसको उगाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा है कि जिन्होंने शुगर केन को ज़्यादा उगाया है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा वहाँ पे वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस हुआ है। ये किसने कहा है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे शुगर केन के बारे में है कि शुगर केन को अगर मोर ग्रोइंग होता है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज भी करती है, तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वाटर का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनको कि डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर में मेज है। मेज के अलावा जो ब्रोकन राइस है, ब्रोकन राइस तो आप देखिए कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ब्रोकन राइस का यूज़ तो आपको फूड के जो कंजप्शन के रूप से भी नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का था। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट का जो हमारे यहाँ पे एक पुश है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप यूज कीजिए, इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको हमें बूस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स एक तरफ आप यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी इंक्रीज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी आप बूस्ट करने का बात करते हो, तो सम हाउ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो यूज है, जो अडोप्शन है, उसको ये रिड्यूस कर सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन। और कुछ लैंड के भी बारे में है। हमारा जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है वो बताता है कि 30% जो लैंड है उसका यहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है ओवर द ईयर्स। सो ऑलरेडी लैंड का डिग्रेडेशन है। हमें हमारा जो पॉपुलेशन है उसका फूड सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट होएगा, लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, ग्राउंड वाटर का डिक्लाइन हो सकता है। तो ऐसे कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है, कंट्री का जो फूड सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से, तो इसको आपको एग्जामिन करने का इस तरीके से ही ज़रूरत रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के रिगार्डिंग में है, नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ सितंबर के दौरान में हमारे विजिट के लिए आ सकते हैं। लास्ट ईयर आप देखिए कि इनके द्वारा 2024 के समय पावर को टेक ओवर किया गया था वहाँ पे। अब उसके बाद में ये इंडिया के विजिट के लिए नहीं आए हैं। उससे पहले आप देखिए कि जब इनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, उसी दौरान में बांग्लादेश के अंदर में बांग्लादेश के अंदर में आपको मिलेगा कि एक पीपल्स का और स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट होता है, जहाँ पे वहाँ का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रोन किया गया, उनको पावर से जो रिमूव है वो किया गया। तो उसी डेवलपमेंट के बाद में इंडिया और नेपाल की जो किसी तरीके का जो डिस्कशन है वो नहीं रहा विजिट के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि मालदीव के जो लीडर हैं, मालदीव जहाँ पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो मालदीव के जब लीडर वहाँ पे विक्ट्री को अचीव करते हैं तो वो इंडिया के लिए आते हैं, इंडिया के लिए फिर उनका विजिट हुआ था। तो हमारे कुछ ये जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे रिलेशन लिटिल बिट बैड फेज के अंदर भी गए थे एक बार। चाइना का जो प्रेजेंस होना, ओवर उनका चाइना के साथ में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना, और इनके द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडिया बिग ब्रदर का जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे कैरी आउट करता है, कि हमारे एरियाज़ के अंदर में जो प्रेशराइज है, इंटरवेंशन है, वो यहाँ पे बताएगा। पर इंडिया आप देखिए कि ओनली जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में ओनली एक फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ओनली ऐसा कंट्री है जहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने एक रूल को कैरी आउट करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जैसे वहाँ पे रेडिकलाइज लाइन के ऊपर में जिस तरीके से जो चेंजेज आए हैं जब से वहाँ पे पावर का टेक ओवर हुआ है उस मूवमेंट के बाद में, पाकिस्तान के अंदर में ऑलरेडी सिचुएशन जब से इंडिपेंडेंस हुआ है वहाँ पे नहीं है। बांग्लादेश आप देखिए कि ये चेंज हुआ। श्रीलंका के अंदर में भी अर्लियर फेज में पीपल्स का मूवमेंट हुआ था, ऐसा ही मालदीव के वहाँ पे देखने के लिए मिला था कि वहाँ पे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको जेल के अंदर में भेज दिया जाता है। तो ओनली हमारा नेशन ऐसा है जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क किया करते हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया के अंदर में वो है एक एज ए एल्डर ब्रदर, बिग ब्रदर नहीं है, एल्डर ब्रदर है, कि इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट है वो मोर इम्पोर्टेंट है।
नेपाल के साथ में क्या इश्यू हुए थे? नेपाल के साथ में जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि एक तो चाइना के साथ में इनका रिलेशन बेटर है, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार आप देखिए कि जो लीपू लेक हैं, लिम्पियादोरा हैं, ऐसे कुछ जगह हैं जिनके ऊपर में इनके द्वारा क्लेम किया जाता है, जो कि इंडिया के काला पानी नाम की भी एक जगह है, उत्तराखंड के अंदर में वो सिचुएटेड है। यहाँ पे याद रखना ये है कि जो काला पानी नाम की जगह जो है, प्लेस जो है, वो तो उत्तराखंड के अंदर में है। और काला पानी जो सज़ा होती थी, जो कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में सेल्युलर जेल में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भेज दिया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नेटिव स्पीसीज के बारे में बताया गया, और इनविजिव स्पीसीज को ज्वाइन करते हुए जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम का एरिया है उसको कैसे यहाँ पे इन्वेड करना स्टार्ट किया गया है। आसाम के अंदर में जो आइलैंड कंडीशंस हैं, जो एक नेशनल पार्क है डिब्रू सिकोवा, आसाम के अंदर में आप देखिए कि वैसे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, रायमोना है, डिब्रू सिकोवा है, इसके अलावा आप देखिए कि काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ऐसे काफ़ी सारे आपको जो नेशनल पार्क हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आसाम के अंदर में 7 नेशनल पार्क थे। ये आप एक बार अपने मैप के अंदर में इनको प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, आसाम के जो नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर में एक नेशनल पार्क है डिब्रू सिकोवा, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है। एक बार इसको नेम को रीड करते हैं, डिब्रू सिकोवा। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर में आपको ग्रासलैंड है उसका प्रेजेंस मिलेगा, और ग्रासलैंड को भी आप देखिए कि इम्पैक्ट होने लगा है इस जब से जो नेटिव प्लांट्स ने इन्वेजिव स्पीसीज को ज्वाइन किया है। तो रिवराइन इकोसिस्टम का फर्स्ट टाइम चेंज हुआ। किसका चेंज हुआ स्टूडेंट्स? रिवराइन इकोसिस्टम का चेंज हुआ, और फिर ग्रासलैंड को भी ये इम्पैक्ट करने लगा। इसी एरिया के अंदर में जो फेरल हॉर्सेज हैं, जो वर्ल्ड वॉर के समय यूज हुआ करते थे, फेरल हॉर्सेज जो हैं वो, उनका आप देखिए कि ओनली प्रेजेंस है, ओनली हैबिटाट है हमारे कंट्री के अंदर में। तो इम्पैक्ट बताया गया है कि कैसे यहाँ पे इनविजिव स्पीसीज और नेटिव स्पीसीज मिलके इम्पैक्ट है वो करते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी के ही बारे में है कि एक कॉमन जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला है, कॉमन हिडन जो पैटर्न है वो बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया का हो, चाहे पोलार का एरिया का हो या ट्रॉपिकल एरिया का हो, सेम वे के अंदर में जो बायोडाइवर्सिटी का जो चेंजेज है वो होता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। फिर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सुपरनोवा का जो सिचुएशन है उसको एक फ़ोटो के अंदर में शो किया गया। हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे इम्पैक्ट हुआ है गजा स्ट्रिप के अंदर में। गजा स्ट्रिप कहाँ है? इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गजा स्ट्रिप है, जहाँ पे हमास का जो रूल है वो होता है, हमास का डोमिनेशन हुआ करता है। बट जब से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया था, उसके बाद में काउंटर अटैक किया गया। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अब गजा के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि कंटिन्यूस वहाँ पे हेल्थोसाइड जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका टारगेट हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हेल्थ केयर के अंदर में इंगेज जो पर्सन हो, उनको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए आपको इस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो मिला है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यमन के वहाँ पे है, यमन के वहाँ पे किस जो रेबल ग्रुप का वहाँ पे डोमिनेशन है, हुतीज का डोमिनेशन है। यमन का जो कैपिटल है वो कौन सा है? यमन का जो कैपिटल है वो है स्टूडेंट्स सना। सना के वहाँ पे ही बताया गया कि वहाँ पे एक पावर जो सेंटर था जिसको कि इजराइल के द्वारा टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से बेसिकली जो एनर्जी सप्लाई है उसको इम्पैक्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, यमन का जो सदर्न पार्ट में जो आइलैंड सिचुएटेड है उसको हम काफ़ी बार, स्कोट्रा जो आइलैंड है उसको काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमारा जो इंडियन ओरिजिन का जो नर्स हैं जिनको कि जिनका सेंटेंस था उसको कुछ समय के लिए जो रोका गया है, तो उस दौरान में हम यमन का लोकेशन को रीड किया था, स्कोट्रा आइलैंड के वहाँ पे कैसे जो ट्री हैं वो पाया करते हैं। फिर आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में, सॉरी, न्यूयॉर्क के बारे में है कि वहाँ पे कैसे शूटिंग हुआ है और कुछ लोगों का डेथ हुआ है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक फंडामेंटल राइट है, वन काइंड ऑफ राइट है कि आप वेपन है उसको ले सकते हो। वेपन का आपको जो शॉप्स हैं वो भी मिलेंगी उन कंट्रीज के अंदर में। तो ईजिली जब वेपन का एक्सेसिबिलिटी है, फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट्स नहीं है, फैमिली स्ट्रक्चर का डिक्लाइन है, पर्सन जो हैं वो लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है, और जो आप देखिए कि जो डिजिटल कंटेंट है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो कंटिन्यूस इस तरीके से रेडिकलाइज करने के लिए ईजी हैं। तो उस दौरान में इस तरीके का सिचुएशन आपको
देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। फिर सर्बिया के बारे में है, सर्बिया के वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट हैं उसको यहाँ पे बताया गया, लोगों अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किए हैं जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया। और स्टूडेंट्स बोलीविया के बारे में मेंशन किया गया है, कहाँ के बारे में, बोलीविया जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर में सिचुएटेड है। बोलीविया के बारे में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, लेक टिटिकाका के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा लेक स्टूडेंट्स, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका बेसिकली बोलिवियन जो प्लेट्यू है वहाँ पे सिचुएटेड है। बोलिविया एंड पेरू नाम का जो नेशन है, बोलिविया एंड पेरू नाम का जो नेशन है वो अपना एरिया शेयर करते हैं इस लेक टिटिकाका के साथ में। यूरोपियन लीडर्स हैं जो जेलेनेस्की को ज्वाइन करेंगे ट्रम्प के वहाँ पे, जो कि यूक्रेन का आने वाला फ्यूचर क्या है, कैसे वहाँ पे डिसाइड करना है, क्योंकि यूएस के लीडर ने कहा है कि अब यूक्रेन को सोचना होगा कि बिग पावर के साथ में आपको डील करना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको भी कैरी आउट करेंगे। यूक्रेन ने अपना स्टेटमेंट में बताया है कि लैंड को सीड करते हुए वो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट उसको नहीं साइन करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, यूएस के जो लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया गया है जो रशियन लीडर हैं उनके द्वारा में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आज के न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने डिस्कस किया। तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट जो होमवर्क दिया जाता है उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर है वो दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।